आज शाम से अभी तक अगर आपने अपना मन पसंदीदा न्यूज़ बुलेटिन किसी रेडियो पे सुन लिया है या टेलीविज़न पे देख लिया है तो आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि आज कई हफ्तों के बाद फिर से चाइना या इंडिया चाइना रिलेशनशिप जो है वो नुमायां तौर के ऊपर सुर्खियों पे है। और कल के रोज़ जब आप अखबारात पढ़ेंगे तो सारी अखबारों के सफ़ा अव्वल पे, वो चाहे मुकामी अखबारात हों या कौमी अखबारात हों यानी नेशनल न्यूज़पेपर, उनके फ्रंट पेजेस के ऊपर ये बड़ी बड़ी खबर होगी कि इंडिया चाइना रिलेशनशिप ख़ास करके मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी इस वक्त क्या स्टेटस है। दरअसल आज का जो दिन है ये इस किस्म का एक मखसूस दिन है कि जो हमारे मिलिट्री के टॉप कमांडर्स हैं उनके जहन में क्या चल रहा है और इस वक्त वो अपना जो एक डिफेंस प्रिपेयर्डनेस या चैलेंजेस, एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस, उनको वो किस तरह से देखते हैं और मुल्क के सामने किस तरह से रखते हैं, उसका हमें पता चलता है। 15 जनवरी है, आर्मी डे है, इसके रोज़ ये बात होती है। इसी के सिलसिले में मैं आगे बात करूंगा। मेरा नाम जफर चौधरी है। 15 जनवरी 1949 को के एम करियप्पा पहले हिंदुस्तानी थे जो इंडियन आर्मी के चीफ बने थे, बाद में वो फील्ड मार्शल भी बने। तब से लेकर आज तक 15 जनवरी को आर्मी डे के तौर के ऊपर मनाया जाता है। एक साल जो तारीख हैं, 2 जनवरी हैं, उनके दरमियान अगर कोई आर्मी के नुकसानात होते हैं तो उनको भी याद किया जाता है हर साल 15 जनवरी को। और इस रोज़ क्या होता है कि आर्मी के जो टॉप कमांडर्स होते हैं, यानी तकरीबात पूरे मुल्क में होती हैं, हर जगह जहाँ जहाँ पे भी आर्मी की फार्मेशंस होती हैं वहाँ पे कोई इवेंट होता है प्रॉपर तरीके से। आर्मी चीफ दिल्ली में परेड की इंस्पेक्शन करते हैं और ऑफिसर्स को और सोल्जर्स को एड्रेस करते हैं। इसी तरह से कमांड हेडक्वार्टर्स के ऊपर जो आर्मी कमांडर्स हैं वो भी उनको एड्रेस करते हैं। इसके साइड लाइन्स के ऊपर इनकी मीडिया के साथ भी मुलाकात होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। मीडिया के साथ जब मुलाकात होती है तो हफ्तों पहले उसकी तैयारी हो जाती है कि मीडिया के ज़रिए मुल्क के सामने हमने मुल्क की सालमियत के हवाले से, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के हवाले से, बॉर्डर्स के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, एक्सटर्नल थ्रेट्स जो हैं उनके हवाले से मुल्क के सामने हमने क्या सूरत हाल पेश करनी है। तो मुल्क को भी पता चलता है कि इस वक्त करंट स्टेटस जो है, बल्कि जो दुनिया के भी बहुत सारे इदारे हैं जो सिक्योरिटी वगैरह में स्टडी करते हैं वो भी देखते हैं कि 15 जनवरी को जो हिंदुस्तान के टॉप मिलिट्री कमांडर्स हैं वो किस किस्म की सूरत हाल पेश करते हैं। जब से मैं इसको देखता आया हूँ नज़दीक से या इसके बारे में पढ़ता आया हूँ कि 15 जनवरी को कमांडर्स ने क्या बोला, या फिर पिछले 20 साल का मेरा तजुर्बा बतौर रिपोर्टर, मैंने नज़दीक से सुना, देखा, सवालात पूछे और मुझे क्या मैंने जो पैटर्न है, ट्रेंड है, वो क्या देखा, उसमें आज एक बहुत शिफ्ट पाई। वो हमेशा से जब से मैं सुनता आया हूँ, देखता आया हूँ, तब से ये है कि नंबर 1 एनिमी जो है, एक्सटर्नल एनिमी, मुल्क के बाहर जो दुश्मन है, वो हमेशा पाकिस्तान को बताया जाता है। और पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटीज़ हैं इंडिया में को टारगेट करने की, इंडिया को नुकसान पहुंचाने की, उसके बारे में डिटेल दी जाती है। या सरहद के उस पार कितने टेररिस्ट हैं जो आ सकते हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनके बारे में बात की जाती है। लेकिन आज ऐसा नहीं था। आज ये एक मेजर शिफ्ट थी। आज चाइना के बारे में बात की गई और फिर मीडिया रिपोर्टेज जितनी आई हैं, क्योंकि सुबह से ये सारा इवेंट हो जाता है, उसके बाद सारे एनालिसिस वगैरह शाम तक तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती। 6-7 घंटे आजकल के मीडिया में, जब जो डिजिटल मीडिया है जो विच ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बेक्ड, हाफ बेक्ड, ट्रुथ, हाफ ट्रुथ, बहुत सारे एनालिसिस आपके पास शाम तक मौजूद होते हैं। उसमें मीडिया की भी खासी ये इंटरप्रिटेशन है कि अब पाकिस्तान इंडिया का नंबर 1 मिलिट्री एनिमी नहीं है, चाइना है। और ये सिर्फ मीडिया की अपनी ही इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये बहुत सारे मिलिट्री कमांडर्स ने भी इस बात को हिंट भी किया है। कईयों ने तो बहुत बिल्कुल क्लियर टर्म्स में ये बताया भी है कि हमारा, और उसके बाद जो सारे जो मिलिट्री लेवल के ऊपर जो स्ट्रेटेजिक चेंजेस हो रही हैं पिछले कुछ महीनों से, वो भी यही बताती हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पैराफर्नलिया, जो आर्सेनल और जो स्ट्रेटजीज पाकिस्तान को डायरेक्ट करते हुए जिनको तैयार किया जाता था, ट्रेन किया जाता था, ओरिएंट किया जाता था, उन सब का जो रुख है अब वो सब चाइना की तरफ मोड़ा जा रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मिलिट्री पार्लेंस में पाकिस्तान एक कम थ्रेट होती है, लेकिन जो एक बैलेंस है वो शिफ्ट होता है कि पाकिस्तान एक बड़ी थ्रेट है। क्या यही चीज़ मुल्क के अंदर भी प्ले आउट करती है इसी तरह से? क्या मुल्क के अंदर भी सबसे बड़ी थ्रेट चाइना को देखा जाता है?
टाइम टू टाइम, वक्त बर वक्त ये सर्वेज होते रहते हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे प्यू रिसर्च सेंटर है अमेरिका में, वो साल में मुख्तलिफ किस्म के सर्वे करते हैं, लोगों से पूछते हैं आप खुश हैं या नहीं हैं, तो हैप्पीनेस सर्वे हो गया। आपका पेट भरा हुआ है या नहीं है, तो हंगर सर्वे हो गया। तो इस किस्म के बहुत सारे सर्वे करते रहते हैं। तो वो ये भी पूछते हैं कि आपको क्या लगता है, आपकी क्या परसेप्शन है। तो वो बताते हैं कि हिंदुस्तान में देखा हमने कि इतने फीसदी लोग ये समझते हैं कि अगर हिंदुस्तान को कोई नंबर 1 कोई दुश्मन है तो वो फलां मुल्क है, फलां नहीं है। तो वो हमेशा पाकिस्तान के लिए, मेरे ख्याल से आज भी अगर कोई सर्वे होगा, आप मुल्क के अंदर चले जाएं तो वहाँ पे आपको आवाज़ पाकिस्तान की ही मिलेगी। ये हकीकत है, एक चाइना की नहीं मिल पाएगी। मेरे ख्याल से उसकी 2 वजह हैं, क्योंकि चाइना के साथ जो डिस्प्यूट है वो बॉर्डर के ऊपर है, और जो पाकिस्तान के साथ है वो मुल्क के अंदर जिस तरह से प्ले आउट होता है या जिस तरह से पॉलिटिकली इसको एम्पलीफाई किया जाता है, वो ख्यालात का है। और हमारा जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो उसको शेप अप करता है। यानी पिछले 8-9 महीने से जितनी डेवलपमेंट चाइना के साथ बॉर्डर पे हुई हैं, वो इतनी हमारी डिस्कशंस में मुल्क के अंदर नहीं आई जितनी जो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के बारे में जितना जिक्र होता है या पाकिस्तान के बारे में जितनी डिस्कशन होती है। अब हम वापस जाते हैं कि इंडिया चाइना के रिलेशनशिप की सिचुएशन इस वक्त है क्या है। एक कहावत है जिसको बोलते हैं मैक्सिकन स्टैंड ऑफ। कई लोग समझते हैं कि शायद ये अमेरिकन मैक्सिकन वॉर के बारे में है, कि लंबे वक्त तक चलने वाली वॉर, कन्फ्लिक्ट बॉर्डर पे, शायद उसके हवाले से है। लेकिन ये उससे भी बहुत पहले, शायद 1 सेंचुरी पहले चला जाता है। मैक्सिकन स्टैंड ऑफ एक ऐसी सिचुएशन होती है, इसका एग्जैक्ट यूजेज कहाँ से आया, लेकिन फिल्मों में, नॉवेल्स वगैरह में एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे एक दूसरे के साथ आप भिड़ जाते हैं, वजह का कोई खास पता नहीं है कि क्यों भिड़े हैं, और वहाँ से निकलने का रास्ता क्या है, आप दोनों के पास ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती है कि यहाँ से कैसे निकला जाए। दूसरी बात इसमें यह है कि आप यहाँ पे अगर भिड़े रहेंगे एक दूसरे के साथ, इस कन्फ्रंटेशन में लॉक्ड इन रहेंगे, उससे आपको नुकसानात कितने हो रहे हैं इसका भी बहुत बड़ा एनालिसिस नहीं है, और वापस निकलने का आसान तरीन तरीका क्या हो सकता है जो एक विन विन सिचुएशन ऑफर करे, उसका भी कोई बड़ा पता नहीं है। तो इसलिए इसको कहते हैं ये मैक्सिकन स्टैंड ऑफ है। मैं इंडिया चाइना की जो सिचुएशन इस वक्त लद्दाख से ट्रिगर होती है, उसको उस स्टैंड ऑफ की तरह देखता हूं मैं। अब वॉर कैसे ट्रिगर्स होती है, ये इसके ऊपर दुनिया भर में एक बहुत बड़ी रिसर्च है कि वाई डू वार्स हैपन, जंगें होती क्यों है। यानी आप नहीं चाहते चाइना के साथ जंग हो, मैं नहीं चाहता चाइना के साथ जंग हो, कैमरा के उस तरफ जो भाई साहब खड़े हैं वो नहीं चाहते कि चाइना के साथ जंग हो। हम सब की ये ज़रूरियात हैं कि हमें अच्छे से जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है हमारी वो अच्छी हो, हमारी बच्चों की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो, हमें ज़िंदगी बसर करने के लिए अच्छा माहौल जो है वो मिले। हम नहीं चाहते चाइना के साथ जंग हो, लेकिन जंगें हो जाती हैं। इसके जो हिस्टोरियंस हैं वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इसके 7 या 8 डिफरेंट फैक्टर्स स्टडी करते हैं कि टेरिटोरियल गेन आप हासिल करना चाहते हैं, क्या इकॉनमी कोई मामला है, रिलीजन कोई मामला है जिसकी वजह से वॉर ट्रिगर हो गई आपके दरमियान, या कोई रेवोल्यूशनरी ऐसा मामला था कि आप बढ़ना चाहते थे तो जंग हो गई, या कोई और, मतलब ये 7-8 आपकी वजह। ग्लोरी एक बड़ा मामला है, पावर एक बहुत बड़ा मामला है, इन्फ्लुएंस एक बड़ा मामला है। इसमें उस तरह की कोई सारी चीज़ें नहीं नज़र आती। पावर और इन्फ्लुएंस एक ऐसी चीज़ें हैं कि जो दुनिया के सामने 2 बड़ी पावर्स प्ले आउट करना चाहेंगी कि इस वक्त जो हैं, अगर फादर ऑफ द वर्ल्ड नहीं तो अंकल ऑफ द वर्ल्ड जो है इस वक्त कौन है। तो लिहाजा ये स्टैंड ऑफ है। दोनों मुल्क चाहेंगे कि ये स्टैंड ऑफ जब भी इसमें से बाहर निकला जाए तो विक्ट्री जो है वो अपनी तरफ ही हो। अब इसमें 3 इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस हैं जो लद्दाख में इंसिडेंट हुआ, और वहीं से सारा ये स्ट्रेच ऑन हो रहा है, और वही जो नया नैरेटिव है, नया डॉक्ट्रिन है, नई स्ट्रेटजी है, उसको सारा शेप अप कर रहा है। नई रिक्वायरमेंट्स हैं, नई प्रायोरिटीज़ हैं, खास करके इंडिया में, उनको वो शेप अप कर रहा है। कि पिछले साल मई के महीने में, यानी अभी कोविड के साथ दुनिया सारी लड़ रही थी और चाइना के ऊपर इल्ज़ामात पूरी दुनिया से आ रहे थे कि यहाँ से कोरोना वायरस इजाद हुआ और दुनिया में गया। उसके 2 महीने बाद मई के महीने में ऐसा नोटिस किया गया कि चाइना ने इंट्रूड किया है बहुत गहराई में लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख में, गलवान वैली में। और फिर जून के महीने में ये कन्फ्रंटेशन इस लेवल तक बढ़ गई कि इंडिया की तरफ से 20 जो सोल्जर्स हैं, फौजी हैं, उनका नुकसान हुआ। कहा जाता है कि रिटेलिएटरी एक्शन में कुछ देर के बाद
चाइना की फौज का नुकसान भी हुआ, लेकिन चाइना की तरफ से कोई नंबरात हासिल नहीं है। जो इंडियन डिफेंस के जराए हैं वो अमेरिकन इंटेलिजेंस को कोट करके कहते हैं कि शायद चाइना की तरफ 35 लोगों का नुकसान हुआ, लेकिन चाइना ने इसकी कंफर्मेशन नहीं की हुई है। तो ये दो इवेंट हो गए, पहला मई में, दूसरा जून में, और उसके बाद अगस्त में। अगस्त में एक बहुत बड़ा इशू था पूरे मुल्क में कि ये जून और अगस्त, जून जुलाई और अगस्त 3 महीनों में कि एग्जैक्ट सिचुएशन चाइना में है क्या है, ये मुल्क भर के सामने आ नहीं रही थी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि कुछ है नहीं है, और हमारे जो फौजी भाई हैं वहाँ पे उन्होंने अच्छे से सिचुएशन संभाल के रखी हुई है। उसके बाद 28 और 29 अगस्त को फौज ने यह बताया कि उन्होंने कुछ स्ट्रेटेजिक पीक्स हैं, स्ट्रेटेजिक हाइट्स हैं जो साउथ ऑफ पेंगोंग लेक जो है वो रिकैप्चर कर ली हैं। इसको एक देखा जाता था कि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है, एक एडवांटेज है जो हासिल कर ली है। उसके बाद आपकी एक किस्म की जो आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन है वो शुरू हो जाती है। 1 इंच ना आप पीछे हटना चाहते हैं ना वो पीछे हटना चाहते हैं, प्रेशर जो है वो पूरी तरह से मेंटेन है। इन द मीनवाइल सर्दियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सर्दियों में जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो वॉर्स में या कन्फ्लिक्ट में वेदर, कोल्ड वेदर जो है ये एक बहुत बड़ी कंडीशन प्ले आउट करता है कि आपके पास कितनी भी मिलिट्री सुपीरियरिटी क्यों ना हो, जो कोल्ड वेदर कंडीशंस हैं उसमें आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब इंडिया का और चाइना का कुछ मिलिट्री बैलेंस भी जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। चाइना की जो मिलिट्री प्रोग्रेस है वो इंडिया से बहुत ज़्यादा ऑलरेडी है, क्योंकि आजकल के ज़माने में वो चीज़ें नहीं मैटर करती हैं कि आपके पास टैंक कितने हैं और आपने फ़ौज में लड़के कितने भर्ती कर रखे हुए हैं। आज आप साइबर स्पेस में टेक्नो वार्स होती हैं, मशीनाइज्ड वार्स होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं जिसमें आपने एक दूसरे के साथ कैपेबिलिटीज़ मैच करनी है। जो लेंथ है, अगर ये थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है, कन्फ्लिक्ट जो है ट्रिगर हो जाता है, लंबा हो जाता है, वो इवेंचुअली अनमैनेजेबल हो जाता है, क्योंकि लगभग 3500 किलोमीटर बॉर्डर है इंडिया का चाइना के साथ। ऑब्वियसली इंडिया का चाइना के साथ 3500 किलोमीटर बॉर्डर है, तो चाइना का भी इंडिया के साथ 3500 किलोमीटर बॉर्डर है। अगर कंसर्न इंडिया में इतने लंबे बॉर्डर की वजह से ज़्यादा हो सकते हैं तो कंसर्न चाइना में भी हो सकते हैं। लेकिन ज्योग्राफी, जैसे मैंने कई बार पहले भी एपिसोड्स में कहा, कि वो एक अपने तरीके से प्ले करती है। चाइना की जो स्ट्रेटेजिक जो एडवांटेज ये है कि जो चाइनीज साइड है वो हाइट पे है। ये एरिया एक ऐसा इंपॉर्टेंट है जहां पे चाइना, ये गलवान वैली वाला या लद्दाख वाला एरिया, ईस्टर्न लद्दाख वाला, ये एरिया एक ऐसा हो सकता है कि जहां पे चाइना बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं है। बाकी इलाकों में अगर आप चले जाएं, सिक्किम तक चले जाएं, तो चाइना बहुत सारी जगह पे ज़्यादा हाइट के ऊपर है। इस 3500 या 3400, प्रिसाइसली 3488 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, इसमें लगभग 1600 किलोमीटर सिर्फ लद्दाख का एरिया ही आता है। पहले कहा जाता था कि जम्मू कश्मीर का लगता है, क्योंकि अब लद्दाख अलग से एक एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी है, तो वो 1597 लद्दाख का, हिमाचल प्रदेश का 200 किलोमीटर है, उत्तराखंड का 345 है, सिक्किम का 220, और फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, जब चाइना के साथ कुछ इशू बनता है फिर से अरुणाचल प्रदेश सुर्खियों में आता है। अरुणाचल प्रदेश का 3488 किलोमीटर है, बड़ा है। यहाँ पे अगर फर्दर कन्फ्रंटेशन होती है तो वो संभालना दोनों मुल्कों के लिए मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन इंडिया इसको एक अपॉर्चुनिटी, ये है वैसे चाइनीज कहावत है कि आप अपॉर्चुनिटी की विंड के ऊपर, जो वो चैलेंज की, कन्फ्रंटेशन की विंड के ऊपर किस तरह से आप राइड करके अपॉर्चुनिटी को सीज करते हैं। इंडिया इस इवेंट को या इस सिचुएशन को यूज़ करके अपने जो मिलिट्री इम्प्रूवमेंट है, बहुत ज़्यादा पिछले 7-8 महीनों से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट उसमें की जा रही है। कुछ बहुत बड़े पुराने प्रोजेक्ट्स थे जिनको इन्हांस किया जा रहा है, जैसे टनल वनल हिमाचल से जो सीधा लद्दाख में कनेक्ट करेगा, ट्रेन का प्रोजेक्ट वगैरह है, इस किस्म का है। नई प्रोक्योरमेंट्स, इक्विपमेंट्स में मॉडर्नाइजेशन, और ख़ास करके ये जो मैं पाकिस्तान के हवाले से जिक्र कर रहा था कि अब पाकिस्तान उस तरह से एनिमी नहीं माना जाता जिस तरह से चाइना है। जैसे मथुरा में नंबर 1 स्ट्राइक कोर जिसको बोलते हैं, और नंबर एक स्ट्राइक कोर जो है वो एक्सक्लूसिवली वो फार्मेशन है ही पाकिस्तान के साथ डील करने के लिए है। अब उसको जो है वो रिकन्फिगर करके उसको जो एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं कि ये स्ट्राइक कोर जो है अगर कोई इवेंचुअलिटी होती है तो ये चाइना के साथ डील करेगी। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वहाँ पे अलग कोर को जिम्मेवारी दी हुई है कि वो डील करेंगे।
इस कन्फ्रंटेशन को बहुत आसानी से ये एंड नहीं हो सकती। विंटर्स में दोनों साइड मेरे ख्याल से खड़े रहेंगे कि किसी तरीके से ये महीने निकल जाएं। समर्स जब मार्च के बाद जब सिचुएशन आती है तो उसके बाद देखा जाए कि इसमें से बैकआउट करना है या वहां से लड़ के निकलना है। तो ये महीने इंडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा क्रूशल है कि अपना जो मिलिट्री पैराफर्नेलिया है उसको मज़ीद इम्प्रूव कैसे किया जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हिंदुस्तान भी वही है, चीन भी वही है, बॉर्डर्स भी वहाँ पे हैं, फौजें भी वैसी हैं, लेकिन दो चीज़ें इस वक्त मुख्तलिफ हैं जिनके तनाज़र में इस कन्फ्लिक्ट का चलते रहना या इस कन्फ्लिक्ट का ख़त्म होना जो है वो देखा जाना पड़ेगा। वो ये है कि हिंदुस्तान में लीडर हैं इस वक्त नरेंद्र मोदी और चाइना में है शी जिनपिंग। एक चीज़ कॉमन है दोनों में, ना मोदी ये कभी चाहेंगे कि उनके होते हुए सिचुएशन इस तरह से इमर्ज हो कि मुल्क को और दुनिया को ये लगे कि ये मोदी की लीडरशिप के अंडर ये डिफीट हुई या चाइना को ये कंसीड करना पड़ा या हमें बैकआउट करना पड़ा वहां से, और ना ही शी जिनपिंग ये चाहेंगे ऐसी चीज़ की। अगर दोनों लीडर इस चीज़ के ऊपर एडामेंट रहेंगे कि ये एक विन विन दोनों के लिए कैसे होगा, जीरो सम चाहेंगे कि चाइना जो है वो बैकडाउन हो और इंडिया का पूरी दुनिया को पता चले कि इंडिया ने चाइना के ऊपर फतेह हासिल की है, क्योंकि आज सिचुएशन वैसी है। इसलिए इसका शायद मिलिटरली सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। मैं आज आके सारी बात वहीं पे लाकर खड़ी करता हूं। हमेशा जिस तबका फिक्र से, जिस ख्याल से मैं ताल्लुक रखता हूं वो ये है कि अमन बातचीत के जरिए। शायद इसका मिलिट्री सॉल्यूशन जो है वो है ही कोई नहीं है। इसका सॉल्यूशन है डायलॉग के जरिए। और अब यह है कि पब्लिक स्पेस में जब हम डायलॉग की बात करते हैं तो बहुत सारे जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हमने गोली चलानी है, डायलॉग की कौन सी बात है। लेकिन डायलॉग होता है, इसको गवर्नमेंट खुद एडमिट करती है, इसको जो मिलिट्री लीडरशिप है वो एडमिट करती है। 8 या 9 राउंड्स हैं जो मिलिट्री डायलॉग के, वो इंडिया और चाइना के दरमियान हो चुके हुए हैं और आगे प्रोग्रेस उनके ऊपर चल रही है। इसमें से बेहतर तरीका दोनों मुल्कों की इकानमीज़ के लिए, दोनों मुल्कों में पब्लिक लाइफ के लिए, दोनों मुल्कों के फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए यही है कि डायलॉग हो। एक हमारे मुल्क में काफ़ी अरसा से एक ये प्रॉब्लम बनी आ रही है कि जब मुल्क के किसी के साथ एक कन्फ्रंटेशन हो, लड़ाई हो, तो आप इक्वेट नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ दोनों मुल्कों के लिए सही है, वो चीज़ दोनों मुल्कों के लिए सही है। आपको ये बताना है कि हिंदुस्तान के लिए क्या सही है। अगर हिंदुस्तान के लिए क्या सही है हम सब उसी के बारे में बात करेंगे तो दूसरे मुल्क में भी बहुत सारे लोग बैठे हुए होंगे जो कहेंगे कि अपने मुल्क के लिए क्या सही है, दूसरों को जाने दो। इसलिए हम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के लिए तो सबसे बेहतर है ही यही है कि ये डायलॉग के साथ, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के साथ, मिलिट्री डायलॉग के साथ, पॉलिटिकल एंगेजमेंट के साथ ये चीज़ रिजॉल्व हो। और मेरे ख्याल से आजकल सबसे बड़ी जो पावर है, सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस है, वो ये है कि आप आपकी जो स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज़ हैं, आपकी जो थिंकिंग कैपिटल है वो कितनी पावरफुल है, उसके साथ आपने नेगोशिएट करके या इकानमी को आपने इस्तेमाल करके आपने दुनिया के ऊपर जो अपना स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस है उसको लेवरेज करके आपने फतेह किसी मुल्क के ऊपर कैसे हासिल कर ली। मेरे ख्याल से जो आर्मी चीफ ने जो आज कहा है कि हम किसी भी सूरत में कोई ऐसा 1 इंच या 1 मोमेंट नहीं यील्ड करेंगे कि चाइना हम पे किसी भी सूरत में हावी हो सके। जाहिर सी बात है हिंदुस्तान में कोई भी ये नहीं चाहेगा कि चाइना हावी हो सके, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि एट द सेम टाइम हम कमिटेड भी हैं और हम एंगेज्ड भी हैं कि चाइना के साथ हमारा डिप्लोमेटिक जो एंगेजमेंट है, डिस्कशंस हैं, वो चलती रहें और उन्हीं के ज़रिए सोल्यूशन निकले। हम भी इसी चीज़ के ख्वाहिशां हैं कि उसी के ज़रिए सोल्यूशन निकले और अमन है वो कायम रहे। कोई भी पड़ोसी हो, अमन उसके साथ ज़रूर कायम रहे। आज का एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।